हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लघु उत्तरी पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित। दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकताएं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। शौचालय की आवश्यकताएं एवं महत्व। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग मूत्रालय और शौचालय होने चाहिए। हर शौचालय में फ्लैश की व्यवस्था हो और वहां पानी की उचित प्रबंध होना चाहिए। जहां तक संभव हो शौचालय की फर्श मोज़ेक का होना चाहिए। मूत्रालय में टाइल्स लगी होनी चाहिए। शौचालय की धुलाई नियमित रूप से होनी चाहिए। उसमें फिनाइल डालनी चाहिए, परंतु बहुत ही खेद की बात है, हमारे विद्यालयों में इसकी उचित व्यवस्था नहीं है। बहुत से विद्यालयों में तो शौचालय तक नहीं है, और यदि हैं तो उनका रखरखाव इतना खराब है कि वहां दुर्गंध आती है। पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिसका कुप्रभाव विद्यालय के स्वच्छ वातावरण पर पड़ता है। गंदे मूत्रालयों से हैजा, टाइफाइड, डायरिया व पेचिश आदि रोगों के फैलाने की आशंका रहती है। बच्चों को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वह शौचालय मूत्रालय का प्रयोग करने के बाद हाथ अवश्य धोएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। मानवीय संसाधन के प्रबंध निम्न है जो है। पहला है, इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि समाज में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है दोस्तों, इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे कि वह पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है। तीसरा है, मानवीय संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय से संबंध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना है, जिससे कि विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो सके। चौथा है दोस्तों, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सरल एवं प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। पांचवा है दोस्तों, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। छठवां है दोस्तों, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे वह संतुष्ट रहता है। सातवां और अंतिम है दोस्तों, इसके प्रबंधन से गुणात्मक सुधार होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य गुणवत्तापूर्ण होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? दोस्तों, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए कार्य आवश्यक होता है, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता है। सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सकता है। विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन निम्न प्रकार हैं। पहले हैं शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है समुदाय। इन्हीं तीनों के मानवीय संसाधन के अहम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय संसाधनों में शिक्षक की भूमिका बताइए। मानवीय संसाधनों में शिक्षक की भूमिका विद्यालय संगठन व संरचना है, जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जिन जिन इन सभी के प्रयासों से ही विद्यालय की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। विद्यालय संगठन सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था की ही चर्चा नहीं करता, वरन वह विद्यालय के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय की बात भी करता है। क्योंकि यदि विद्यालय संगठन में समन्वय व सामंजस्य का अभाव है, तो कोई भी योजना वहां सफल नहीं हो सकती है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि विद्यालय की सभी योजना में वहां के अध्यापकों व महत्वपूर्ण पाठ प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह योजना बनाने में जितना ध्यान देंगे, उतनी ही यह योजना सफल होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक के लिए उत्तरदायित्व लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का दायित्व सिर्फ कक्षा में पढ़ाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना मात्र ही नहीं है, वरन उसे अन्य दायित्वों की भी पूर्ति करनी पड़ती है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला है छात्रों का ज्ञानार्जन करना।
दूसरा है छात्रों के चरित्र का विकास करना भी आवश्यक होता है अध्यापकों के लिए। कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, छात्रों को आवश्यकता अनुसार निर्देशन व परामर्श देना, छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, छात्रों में व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना। अध्यापक के उपर्युक्त उत्तरदायित्वों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानवीय संसाधनों में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका बताइए। विद्यालय प्रबंधन में बच्चों के योगदान के लिए मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है कक्षा में शिक्षक की मदद करना, दूसरा है विद्यालय वातावरण में सुधार लाना, तीसरा और अंतिम है बच्चों विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना। निम्नलिखित तरीकों से बच्चे या कक्षा में शिक्षक को सहयोग प्रदान कर कक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग देते हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे विषयों पर बच्चे एक दूसरे को तथा समुदाय के सदस्यों को जागरूक कर सकते हैं। कक्षा की बैठक व्यवस्था, उसकी साफ सफाई तथा साज सज्जा में शिक्षक बच्चों को सक्रिय योगदान ले सकते हैं। अगला है बड़े बच्चे स्वयं ही सीखने सिखाने की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। कहीं कहीं छोटी कक्षा के बच्चों का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे स्थानीय सामग्री को एकत्र करके शैक्षणिक सामग्री बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का उल्लेख करिए। 2018 का आया हुआ प्रश्न है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति में मात्र 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होंगे। स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य, जिसका निश्चय स्थानीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक सदस्य सहायक नर्स व मिडवाइफ में से लिया जाएगा, जो विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल, एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य लिखिए। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य निम्न है। पहला है विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण करना चाहिए। विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं इसकी संस्तुति करता है। राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर 10 वर्ष की आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडल अथवा संसद के निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए। अगला है दोस्तों, विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना। निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिन्हांकन एवं नामांकन सुनिश्चित करना होता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन व अनुसरण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। अगला है विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना। अगला और अंतिम है यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापक गण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य बताइए। माता बालक की प्रथम गुरु होती है। माता बालक की प्रथम गुरु होती है, उसके माध्यम से ही बालक एवं बालिकाओं को प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। अतः माताओं को भी विद्यालय से संबंधित रखने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। मातृ शिक्षक संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला है दोस्तों, मातृ शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। दूसरा है दोस्तों, महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे कि वे अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्व का पालन कर सकें। तीसरा है दोस्तों, बालकों के समान बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण की विशेषताओं का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि संघ की सदस्य महिलाओं के द्वारा अन्य महिलाओं को भी बालिकाओं के शिक्षा के बारे में बताया जाता है।
चौथा है दोस्तों, विद्यालय में जाकर बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण हेतु प्रोत्साहित करना, क्योंकि माता द्वारा कही गई बात का बालक बालिकाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। पांचवा है दोस्तों, महिलाओं को भी यह अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में भाग लेने का अधिकार है। छठवां है दोस्तों, बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिससे कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सातवां है दोस्तों, विद्यालयी गतिविधियों और विकास में महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि इसमें महिलाओं में दायित्व की भावना का विकास करना होता है। आठवां और अंतिम है, महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में भाग ले सकें। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ शिक्षा के विकास में किस प्रकार सहयोग दे सकता है? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में समस्या का हल केवल सरकारी प्रयत्नों से संभव नहीं हो सकता है। इन समस्याओं का हल ढूंढना तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के सभी अभिकरण सहयोग न करें। शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों तथा अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक तथा अभिभावक इसकी तरफ ध्यान दें तो यह शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बालक 1/4 शिक्षा अध्यापकों से तथा 1/4 शिक्षा स्वयं तथा आधी शिक्षा अभिभावकों से सीख जाता है। अतः अभिभावकों का शिक्षा तथा उसकी गुणवत्ता में विकास के लिए सहयोग देना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला प्रेरक दल के कार्य बताइए। महिला प्रेरक दल के कार्य विद्यालय व्यवस्था तथा मानवीय संसाधन व्यवस्था में महिला प्रेरक दल की प्रमुख भूमिका होती है, जिनके कार्य निम्न हैं। पहला है, महिला प्रेरक दल के माध्यम से गांव तथा शहर के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है, ताकि वे अपनी बालिकाओं तथा बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सकें। महिला प्रेरक दल द्वारा शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति पल्स पोलियो अभियान तथा निरक्षरता उन्मूलन में इन दलों की प्रमुख भूमिका होती है। तीसरा है दोस्तों, महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के लिए भेद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यह बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। चौथा है दोस्तों, वर्तमान समय में महिला प्रेरक बल द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विद्यालय में नाम अंकित कराने तथा उनके ठहराव की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पांचवा है दोस्तों, महिला प्रेरक दल द्वारा विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं सहयोग किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों की सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। छठवां और अंतिम है दोस्तों, महिला प्रेरक दल मानवीय मूल्यों की वृद्धि करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि महिला उत्थान के अभाव में राष्ट्र की उन्नति असंभव है। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है दोस्तों कि महिला प्रेरक दल द्वारा वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था एवं शैक्षिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में महिला प्रेरक दल द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो कि विद्यालय, बालक एवं बालिकाओं तथा समाज के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय और समुदाय के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 2019 और 2016 में आया हुआ प्रश्न है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध हो, इसे स्पष्ट करना है। विद्यालय, अभिभावक तथा समुदाय का अटूट संबंध होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता हुआ समाज की सामाजिक, आर्थिक या नैतिक आवश्यकताओं को समझता है और उनकी पूर्ति के प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय का निरंतर विकास होता है, उसके आदर्शों की रक्षा होती है और नवीन मूल्यों का विकास भी होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय ने विद्यालयों की स्थापना की है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। अनेक नई विधियां प्रयोग में आ रही हैं। अभिभावक उनसे अपरिचित हैं। इसके कारण एक ओर तो वे अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में असमर्थ हो रहे हैं, दूसरी ओर इन पद्धतियों से परिचित न होने के कारण शिक्षक उसकी आलोचना छात्रों के सामने ही किया करते हैं। इसका बड़ा बुरा प्रभाव छात्रों पर
और विद्यालय की व्यवस्था पर पड़ता है। अतः अभिभावकों को शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों से परिचित कराने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों का मिलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिभावक दिवस का आयोजन। वर्ष में एक बार शिक्षक अभिभावक दिवस का आयोजन किया जाए। इसमें सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए, उनके सामने विद्यालय का प्रदर्शन हो, विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको दिखाया जाए और उनका महत्व समझाया जा सके। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति। स्थायी नियम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। ग्राम शिक्षा समिति EBC ग्राम समिति इस प्रकार बनाई गई। ग्राम सभा का प्रधान इसका अध्यक्ष होगा ग्राम शिक्षा समिति का। दूसरा है बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक, जिनमें एक महिला होती है, यह उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना। दूसरा है बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। तीसरा है बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरण के सुधार के लिए जिला पंचायत समिति को सुझाव देना। विद्यालय भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत में सहयोग करना तथा नवीन भवनों का निर्माण कराना। अगला है दोस्तों शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों हेतु उपर्युक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन कराना। अगला है विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना। सातवां है दोस्तों बालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। आठवां है ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना। ग्राम शिक्षा समिति के उपयुक्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समिति संबंधित पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों की स्थापना से लेकर उसके संचालन तक की पूर्ण देखरेख रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों वित्तीय प्रबंधन शिक्षा वित्त से क्या अभिप्राय है। उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। शिक्षा वित्त का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। यह सत्य है कि कार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी शिक्षा वित्त की अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं संस्थागत विद्यालयों में बढ़ती ही जा रही हैं। इससे वित्त जुटाने संबंधी जटिलताएं भी आ रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन साधनों से प्राप्त किया जाए और किन मदों में प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाए, यह भी एक समस्या के रूप में उभरा हुआ है। अगला प्रश्न है बजट का अर्थ बताइए। दोस्तों बजट का अर्थ है बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बूर्जट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली से लगाया जाता है। बजट का अर्थ पहले थैली से लगाया गया, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग थैली में रखे गए आय व्यय पत्रकों के लिए होने लगा। वर्तमान समय में वार्षिक आय व्यय के विवरण पत्रों को ही बजट कहा जाता है। बजट में वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव तथा वित्तीय स्थिति के अनुमान का प्रस्ताव सम्मिलित रहता है। स्पष्ट है कि बजट मूल के सामने रखकर वर्तमान के प्रदत्तों आदर्शों के आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है स्कूल का बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको आप लोग करिएगा, उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं। वित्तीय प्रबंधन के साधन निम्न हैं। विद्यालय अनुदान पहला, दूसरा है TLM ग्रांट,
शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है शिक्षण अधिगम सामग्री। हेतु अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षण सामग्री क्रय की जाती है। पहला है विद्यालय अनुदान, दूसरा है टीएलएम ग्रांट, तीसरा है समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की भू संपत्ति से अर्जित धन, पांचवा है और अंतिम है ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। 2016 का आया हुआ प्रश्न है। निम्न सहायक हैं। पहला है शिक्षकों एवं कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव तथा क्षमता के आधार पर नियुक्त कर सकता है। दूसरा है आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकता है। तीसरा है विद्यालय की कार्य क्षमता निर्धारित कर सकता है तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकता है। चौथा है विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों को महत्व की दृष्टि से शक्ति एवं साधन के अनुसार गति प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी की अहम भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों, कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का स्वच्छ निर्माण करना होता है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना है। तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे प्रक्रिया का चौमुखी विकास हो सके। चौथा है कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना होता है। पांचवा है कक्षा कक्ष प्रबंधन को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना है। छठवां है दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है, 2017 में भी प्रश्न आया हुआ है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंध से क्या असर है, इसको आप लिखिए। प्राचीन समय में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को लिखित तथा मौखिक रूप से शिक्षण प्रदान किया जाता था। उस समय शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किसी विशेष सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। व्याख्या के आदेश के माध्यम से छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। समय समय शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हुआ तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के समान महत्व दिया जाने लगा। छात्रों की रुचि पर ध्यान आकर्षित किया जाने लगा। इसके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया गया। इससे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंध की अवधारणा का विकास हुआ। इसके लिए प्राप्त धन के उपयोग की चर्चा होने लगी। शिक्षण अधिगम सामग्री के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए इसके प्रबंधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण हेतु अपना विचार दीजिए। पहला है दोस्तों, मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है स्कूल के प्रशासक के अंदर नेतृत्व की सफल क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाने चाहिए जो वास्तव में इस व्यवसाय में रुचि रखते हों। चौथा है माता पिता को शिक्षित करने हेतु साक्षरता आंदोलन चलाए जाने चाहिए। पांचवा है विद्यालय में राजनीति के प्रवेश का निषेध होना चाहिए। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। छठवां है दोस्तों, छात्रों के उचित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। सातवां है छात्र समाजोपयोगी क्रियाओं में व्यस्त रहें, इसके लिए उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। आठवां है अध्यापक का स्वयं व्यवहार उचित व अनुशासित होना चाहिए। नौवां और अंतिम है अध्यापक व छात्रों के मध्य पर परस्पर उचित संबंध होने चाहिए। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियां हैं जो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करती है। आजकल शैक्षिक गतिविधियां सभी विद्यालय में अपनाई या चलाई जाती हैं, जैसे वाद विवाद, नाटक, पिकनिक, शैक्षिक भ्रमण
अभिरुचि प्रदर्शन, छात्र परिषद, खेलकूद संबंधी क्रियाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, वाद विवाद व भाषण इनके निम्न उदाहरण हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल बम शंकर एकेडमी को आप सब लोग शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार दोस्तों।